दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है हिंदी का एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि आपका हो गया एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एमपी पटवारी हो गया, उसके बाद बिहार एसएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया। जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, आपका जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी आता है वहाँ पे ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चंस। मैंने हिंदी के कई डिटेल पार्ट्स भी अपलोड किए हैं और जल्द ही आगे डिटेल पार्ट्स मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग जितना पढ़ चुके हैं उनके लिए एमसीक्यूज लगाइए और बाकी जल्द ही डिटेल पार्ट्स भी अपलोड होंगे। तो आज से जो है एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहा है, ये इसका पार्ट 1 होगा और लगभग जो है ऐसे ही पार्ट, इसके कई पार्ट मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे एग्जाम में आए हुए, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो एमसीक्यूज है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड आया है अप्रधान। अप्रधान का मतलब है कि प्रधान नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, देखिए पहला द्वंद्व समास, ठीक, जो कि नहीं होगा आंसर। बहुब्रीहि इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं द्विगु समास, ये भी नहीं होगा और तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इन सब में क्या हो रहा है कि किसी न किसी में जो है कोई पद प्रधान होता है। जैसे द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान होगा, इस तरीके से कोई भी पद प्रधान होता है। लेकिन जो बहुब्रीहि समास होता है, इसका देखिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास जो होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों पद को छोड़ के एक तीसरे की बात की जाती है, ठीक है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो सीधे जो है उसके बाद पहुंच जाएगा रावण पे, पहुंच जाएगा दशानन में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें थर्ड पर्सन की बात आ जाती है, थर्ड व्यक्ति की बात आ जाएगी, तो वहां पे होता है बहुब्रीहि समास। और आप लोगों को अगर समास में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप हिंदी का जो भी वीडियो है हमारे उसमें चैनल में के डिटेल में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो आप क्या कीजिएगा कि आप उसको देख सकते हैं, समास का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों के पूरे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कपीस। क्या है अगला क्वेश्चन? है कपीस। तो कपीस की अगर हम बात करें तो कपीस में क्या होगा कि कपीस की अगर हम बात करेंगे तो कपीस जो है एक संधि, इसमें इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद करेंगे तो वो संधि विच्छेद कैसे होगा, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं संधि विच्छेद कैसे होगा। कपीस को हम लिख सकते हैं कपि धन ईस। क्या लिख सकते हैं? कपि धन ईस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कपि धन ईस जब हमने लिखा तो इसमें क्या आया, कपि धन ईस लिखा तो इसमें आया छोटी ई प्लस बड़ी ई, जो कि मिलके बना दिया उसने बड़ी ई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई, ठीक है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना दिया इसने। तो यहाँ पर जो संधि है वो है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। कौन सी है? देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं है, यण संधि नहीं है, यहाँ पर है आंसर दीर्घ स्वर संधि का, ये एक उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि के भी वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो संधि के वीडियोस भी देख लीजिए। उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई हुई हैं कि कैसे आप स्वर संधि को पहचानेंगे इस तरीके से, क्योंकि मेनली जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो स्वर संधि के ही क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? मेनली स्वर संधि के ही अधिकतर एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जो है बहुत ही ईजिली जो है डिस्क्राइब हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में अपादान कारक की विभक्ति क्या है? निम्न में अपादान कारक की विभक्ति क्या होगी? अब देखिए कारक का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देखिए डिटेल में। तो कारक की अगर बात करेंगे तो अपादान, अब देखिए कारक समझना पड़ेगा। कारक कैसे होते हैं? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरीके से जो है आठों आपको 8 कारक आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल इसको मैंने वीडियो में याद करवाया आप लोगों को, तो एकदम याद हो जाना चाहिए। तो अपादान में जो होगा तो देखिए
कर्ता ने, तो ये जो है ने के साथ जाएगा, यानी कि ये कर्ता कारक होगा, गलत होगा, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसने अपादान पूछा है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और करण ये, तो ये सब नहीं होगा। से, यहाँ पे से का मतलब है किसी चीज से अलग होना, क्या, अलग होना, ठीक, अलग होना। अपादान से, यहाँ पे से का मतलब होता है किसी चीज से दूर जाना, किसी चीज से अलग होना, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा से हो जाएगा। से यानी अलग होना होगा, ठीक है, किसी चीज से दूर जाए कोई वस्तु या कोई जो भी है एक चीज दूर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नाश कर देना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा, ठीक है, नाश कर देना। अब नाश कर देना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास, पानी में आग लगा देना, पानी फेर देना, पानी पानी होना या पानी भरना। तो देखिए पानी में आग लगा देना तो होगा नहीं, पानी पानी होना यानी कि शर्म से आप पानी पानी हो गए, पानी भरना ये सब नहीं, तो पानी फेर देना यानी कि किसी भी उस पर काम पे आपका पानी फेर दिया यानी कि उसने सत्यानाश नाश कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि दोषहर्ता में प्रत्यय का जो है चयन कीजिए, ठीक है। तो प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगता है, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग यानी जो शुरू में लगे और प्रत्यय यानी जो बाद में लगे। तो दोष तो कोई आपने ऐसा प्रत्यय हो ही नहीं सकता क्योंकि आगे लगा हुआ है, तो इसमें जो होगा इसमें होगा हर्ता, हर्ता जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा जैसे ऑप्शन है रस, छंद, अलंकार, तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो है मेनली 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 10 और 11 मिलेगा, बात्सल्य वगैरह को आप जोड़ लोगे तो 10 और 11 भी आपको मिलेगा, ठीक है, रसों की संख्या। और 9वां रस होता है शांत रस, ठीक। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द की अगर बात करें यानी कि रूढ़ शब्द होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी रूढ़ शब्द जिसको और अधिक आप तोड़ नहीं सकते, यानी कि उससे छोटा आप उसको नहीं बना सकते, किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ के और छोटा कर देते हैं, यानी रूढ़ शब्द यानी कि उसमें कुछ जोड़ के आप नया शब्द बना सकते हो लेकिन उसको तोड़ के और एक नया शब्द छोटा नहीं कर सकते। जैसे कि मलयज, तो मल एक अलग चीज़ हो जाएगा, इसका एक अलग अर्थ हो जाएगा, यज का भी एक अलग हो जाएगा। जलज में जल एक अलग है और जा यानी कि इससे जन्मा हुआ, ठीक है, जलज यानी जल से जन्मा हुआ, ठीक है, तो ये भी अलग हो जाएगा। पंकज में पंक धन जा होता है, ठीक है, तो ये भी जो है अलग अलग जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पर वैभव को देखिए, आप इसमें वैभ और वाक को अलग नहीं कर सकते या कोई भी चीज़ इसमें अलग करके एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता है, तो इसलिए वैभव जो है आपका रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, मौन का विलोम क्या होगा। मौन, ठीक है, तो मौन का विलोम मुखर, मौखिक, मयंक या बेकार। मौन यानी शांत रहना, मौखिक यानी कि मुँह जवानी बोलते हैं याद करना यानी मुँह से बोलना, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है मौखिक, उसके बाद मयंक और बेकार, तो इसका आंसर हो जाएगा मुखर। मुखर यानी देखिए मौन यानी शांत, मुखर यानी बोलते रहना, और मौखिक यानी कि मुँह से कोई चीज़ सुनाना, किसी चीज़ को आपने मौखिक याद किया हुआ बोलते हैं ना, मुँह से याद किया हुआ है, मुँह जवानी याद किया हुआ है, इस तरीके से, तो इसका आंसर जो होगा मुखर। बात करते हैं अगला, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो सदैव, ठीक, अब इसको जो है संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तो इसका होता है सदा धन ऐब। तो इसको क्या होगा, सदा में क्या मिला आपको, आ मिला, और धन ए मिला, तो ये आ धन ए मिल के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा सदैव। मैंने आपको बताया हुआ है संधि वाले पार्ट में कि ए का मतलब यहाँ पे जब ए बना यानी कि डबल ए की मात्रा, सिंगल ए एड़ी का अगर छोटा बनता है ए एड़ी का तो उसमें एक मात्रा लगती है, और आई बन गया मतलब उसमें दो मात्राएं लग जाएंगी ऊपर। तो देखिए ये क्या हुआ, दो स्वर मिल रहा है, मतलब एक स्वर आ रहा है इसमें, ठीक। तो ये जो देखिए आपका व्यंजन संधि तो होगा नहीं, व्यंजन आ नहीं रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद स्वर संधि होगा और विसर्ग संधि तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि के अंतर्गत जाएगा। तो इसका संधि कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा सदा धन ऐब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से विस्तार का विलोम क्या कहा जाएगा। विस्तार, ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए विस्तार मतलब बढ़ाया जा रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लघु दिया, लघु यानी छोटा, तो इसका अपोजिट अगर पूछते तो बड़ा नहीं होगा, इसका होगा गुरु। लघु गुरु, गुरु यानी बड़ा होता है, छोटा इसका होगा बड़ा। जैसा वर्ड
वैसा आपको करना पड़ेगा। संक्षिप्त और संक्षेप, तो इसका जो आंसर होने जा रहा है वो होने जा रहा है संक्षिप्त। विस्तार का होता है संक्षिप्त, विस्तार यानी बढ़ाना, संक्षिप्त मतलब उसका छोटा सा रूप करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? तो जितेंद्रिय में जो होगा बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि इसका मतलब होता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, अब इसका कोई तीसरा नाम नहीं है कोई परफेक्ट व्यक्ति का, जैसे दशानन में रावण का नाम था, ऐसा इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुब्रीहि होगा क्योंकि एक तीसरे चीज़ की बात हो रही है कि कोई है जिसने अपने पूरे इंद्रियों को जीत लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए श्याम एक नाम है, कृष्ण जी के नाम का भी पर्यायवाची बोल सकते हैं। नदी एक कोई भाव नहीं है, एक नदी तो नदी है। बचपन और पानी, बचपन एक भाव है, ठीक है, बचपन एक भाव है, तो ये हो जाएगा भाव विलोम क्या है? ठीक है, मौखिक का विलोम क्या है? तो मौखिक यानी कि मुजवानी बोलना, तो इसका हो जाएगा लिखित। आप मुंह से बोल रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा लिखित, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज़ किया जाएगा? प्रत्यय यानी कि जो बाद में लगाया जाएगा, उपसर्ग यानी जो शुरू में लगाया जाएगा। तो एक ई है, आ या ई। तो देखिए जैसे कि अनुज है तो इसका स्त्रीलिंग होगा अनुजा, तो जा आ लग रहा है तो इसमें लगेगा आ प्रत्यय को लगाया जाएगा, जिससे ये स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर मगर करना का सही अर्थ क्या है? तो अगर मगर करना यानी कि इसका बात हो जाएगा कि बहाने बनाना, अगर मगर कर रहा है कुछ भी वो बहाने बना रहा है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? यानी कि देशज है जो कि अपने देश का है, अपना है। अग्नि, लोटा, प्रार्थना या खेत, तो इसका आंसर हो जाएगा लोटा। ठीक, लोटा जो है देशज शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर कि तीर मारना का सही अर्थ क्या होगा? तो तीर मारना यानी कि आपने तीर मार लिया, यानी कि बहुत ही बड़ा काम कर लिया। कभी कभी लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि कौन सा बड़ा काम कर लिया, तीर मार लिया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से तो तीर मारना यानी कि कोई भी बड़ा काम कर जाना। खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? खर, तो खर का जो पर्यायवाची है, खर का पर्यायवाची रावण होगा नहीं, कुठित होगा नहीं, मूर्ख होता नहीं है। खर का पर्यायवाची होता है गधा। बहुत बार एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हैं, खर कई बार पूछ चुका है। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, नौवां रस जो है शांत रस होता है और रसों की मेलनी संख्या 9 होती है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं हिंदी का। ये पार्ट 1 था, तो अब आप लोग बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है, सीरीज़ कैसी लग रही है, और वीडियोस मुझे बनाने चाहिए या नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।